Hello students, today I am going to start 12th class physics, first chapter electric charges and field का important topic गॉस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, तो देख लेते हैं। मैंने उसको की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिख रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। सेकेंड, क्या होता है उसका डेरिवेशन, कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करते हो, क्योंकि अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए मालूम था। अब उसको कैसे जनरलाइज करके आप गॉस लॉ की हेल्प से, जो गॉस सर ने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि सिंपल वे में कैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे, आज उसका डेरिवेशन सीखेंगे। एंड थर्ड इज कंडीशन फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ सभी जगह एप्लीकेबल हो सकता है, बट कितना यूजफुल, कहाँ पे अप्लाई करें, कितना आसानी से हम उसको अप्लाई करके किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप सीखोगे स्टूडेंट। एंड फोर्थ इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिमेट्री। सिमेट्री की केस में गॉस लॉ कैसे इन्वॉल्व होता है और कैसे इजिली आप रिजल्ट को फाइंड आउट करते हो, वो आज आप इस वीडियो में स्टूडेंट सीखने वाले हो। एंड फिफ्थ इज फॉर्मूला फॉर फ्लक्स थ्रू अ कोन। आपको एक फॉर्मूला भी मिलने वाला है स्टूडेंट, जो कोन के अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा हो, जनरली तो गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है जहां पर चार्ज क्या हो, जहां पे गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट से पास हो रहा हो। मैं लिमिटेशन में ये पॉइंट भी लूंगा और आपको गॉस लॉ एप्लीकेबल होने के लिए उसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स थ्रू अ कोन, वो भी बताने वाला हूँ। एंड सिक्स इज फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने लास्ट में लिया है। अगर आपको ऊपर की सारी चीजें आती हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स दो आर्टिकल 5 और 6 आप लास्ट के वीडियो के 10 मिनट्स में जाके देख सकते हैं, आपको अच्छा सा क्वेश्चन एक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं क्या होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ स्टूडेंट, अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला ये था कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर। मीन्स ये तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर फॉर स्मॉल सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, स्मॉल होगा तो ये डी फाई ई बहुत स्मॉल हो जाएगा और यहां से लिखोगे ई डॉट डी ए वेक्टर। ओके, अब यही इसी फॉर्मूले से अगर आप चाहो, जो किसी सरफेस का, किसी गॉसियन सरफेस का छोटा सा पार्ट आपने लिया होगा, उसका स्मॉल सरफेस एरिया डी ए होगा, तो उसके लिए फ्लक्स आपने इतना निकाला, लेकिन आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से उस पूरे गॉसियन सरफेस का कितना फ्लक्स होगा वो आप काउंट कर सकते हो। फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करोगे आप, इसको आप करोगे फाई ई इज इक्वल टू क्लोज, इसको क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, क्लोज इंटीग्रेशन मीन्स इसको जो सरफेस ले रहे हो वो क्लोज हो जाए, और क्लोज हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा डी फाई ई, और डी फाई ई का करोगे तो यहाँ से आएगा ई डॉट डी ए। अगर यहाँ से आप देख रहे हो, अगर ई कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्टूडेंट कांस्टेंट हो, तो क्या करोगे आप, ई को बाहर करोगे, तो क्या आएगा ई इज इक्वल फाई ई इज इक्वल टू ई, और यहाँ से डी ए आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ए, और डी ए को देखोगे तो क्या निकलेगा, ई डी ए जो था उसको आप क्या लिख सकते थे, यहाँ से लिख सकते थे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या होगा, यहाँ से थीटा क्या होगा, अगर थीटा ई और डी ए दोनों सेम हो जाते हैं तो वहाँ से थीटा की वैल्यू 0 हो सकती थी, और जैसे ही 0 होती तो क्या लिखते आप, यहाँ कॉस 0 लिखते, कॉस 0 पुट कर दे तो यहाँ से आता क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, सॉरी डी ए, और डी ए की वैल्यू क्या होती पूरे सरफेस के लिए, वो हो जाती, क्योंकि डी ए होता है छोटे से सरफेस का, तो पूरे क्लोज सरफेस का कितना होगा, डी ए मीन्स एरिया, आप जो सरफेस ले रहे होगे तो उसका सरफेस एरिया यहाँ पे रखोगे आप, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ई ए। ओके, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ई ए फॉर्मूला होता है, स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया के स्टूडेंट देखोगे तो आपको मिलेगा ई डॉट डी ए वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर सिंपली कोई आपसे पूछता है स्टूडेंट, तो आप उसको बताओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला क्या होने वाला होता है, फाई ई इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर उसको इंटीग्रल के फॉर्म बताना चाहते हो तो इंटीग्रल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाएगा ये ई डॉट डी ए। आप क्या करो, इसी का क्या लगा दो, उसको इंटीग्रल फॉर्म कर दीजिए। इंटीग्रल फॉर्म करते हो तो आपको यहाँ से मिलता है ये देखो फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये दोनों वेक्टर थे, मैंने डॉट प्रोडक्ट आया तो कॉस आ गया। अगर ई यहाँ से कांस्टेंट हो जाता, ई कांस्टेंट हो जाता तो ई बाहर आ जाता और डी ए कांस्टेंट हो जाता। अगर थीटा की वैल्यू क्या होती, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती। अगर ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो उस कंडीशन पे मैं ऐसा भी केस आपको लेने वाला हूँ जहाँ पे 0 आपको दिखाई पड़ेगा और सिंपल फॉर्मूला ये आ जाता है। तो मैंने ऐसा पीछे आपको वीडियो में बता रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वहाँ पे ये फॉर्मूला आया था। ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है कब पास होता है, whenever इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द प्लेन ऑफ सरफेस, उसकी ये कंडीशन होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप पीछे से देख सकते हो। तो समझते हैं क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का स्टेटमेंट स्टूडेंट सिंपल सा स्टेटमेंट है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूं और उसकी फीलिंग दिला दूं, फिर आपको स्पिन न्यूमेरिकल कराता हूं। स्टेटमेंट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लोज सरफेस कौन सा होगा, 2D वाला होगा कि 3D वाला, ये सोचना है आपको। और माइंड में रखिए यहाँ पे जो क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस कैसा होगा, 3D। कौन से होंगे, 3D सरफेस। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि 3D सरफेस कौन कौन से होते हैं, तो मैं 3D सरफेस आपको बता दूं। जो 3D सरफेस होते हैं उन 3D सरफेसेस में आप नाम याद रखोगे, आप याद रखो क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये आती हैं 3D सरफेस में। तो जब भी आप इनकी बात करोगे तो 3D सरफेस की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा कर लो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन epsilon naught times of net charge enclosed by the surface. Okay students, this is the statement. Net electric flux through a closed surface. Closed surface means 3D surface like cylinder, cube, cuboid, cone, sphere is equal to 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by the surface. Net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface are closed surface, both are same. That is phi E is equal to 1 upon epsilon naught times of q net. तो आप ऐसा लिख सकते हो q net upon epsilon naught। तो आपको स्टूडेंट ये जब आप अप्लाई करोगे तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी जब फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे तो आप एरिया वेक्टर देखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखते थे, उसका स्केलर प्रोडक्ट देखते थे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते थे, थोड़ा टिपिकल होता था। लेकिन गॉस लॉ की हेल्प से आप देखोगे कि आपके न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन आल्सो राइट दिस हियर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आप यहां से, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसके लिए, गॉस लॉ का, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और सिंपली आपको केवल यहां पे ये देखना होगा क्यू नेट क्या हो गया, वेयर क्यू नेट मीन्स नेट चार्ज, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। बस ये देखना है आपको क्वेश्चन में। अगर ये मालूम चल गया कितना चार्ज सरफेस से इनक्लोज्ड है, बस उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो जाएगा कि सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट पास हो रहा है। आई थिंक ये फॉर्मूला आप अपने मेमोरी में इसको बसा लो। क्या बसाओगे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू
net upon epsilon naught, where epsilon naught be the permittivity of free space and q net be the total charge enclosed by the surface. जो चार्ज सरफेस के अंदर है, इनक्लोज है, आपको वही लेना है. जो चार्ज बाहर है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द गॉस लॉ. नाउ इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे क्यू नॉट क्यू प्रूफ. मुझे करना क्या प्रूफ है, मुझे प्रूफ करना है कि कैसे आप लाओगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो मैं एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं. सपोज करिए एक 3D सरफेस है. कैसा है? 3D सरफेस. और ये 3D सरफेस ऐसा है. ओके, ये 3D सरफेस मैंने बोला कि ये स्फीयर है. क्या है? स्फीयर है. और इस स्फीयर का 3D सरफेस स्फीयर हो गया. ये 3D सरफेस हो गया. ये 3D सरफेस स्फीयर हो गया. कितनी रेडियस इसकी है? मैं मान ली इसकी रेडियस r है. इसकी रेडियस r है. सेंटर O हो गया. यहाँ पे मैंने इसको Q चार्ज दे दिया. ओके स्टूडेंट्स, 3D सरफेस है और 3D सरफेस में मैंने स्फीयर ले लिया. आप कुछ भी ले सकते हो, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर. ओके, और मैंने इसकी रेडियस कितनी ले ली? r ले ली. अब r ले ली तो इस चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया. इसको क्या बोला? एक पॉइंट P है. इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया. स्मॉल एरिया कितना लिया? स्मॉल एरिया dA ले लिया. अब इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर हमेशा स्टूडेंट क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस. इस सरफेस के नॉर्मल होगा. क्या होगा? इस सरफेस के नॉर्मल. मैं आपको और क्लियर कर दूं. सपोज करिए स्टूडेंट, ये आपके पास स्फीयर है. ठीक है, इस स्फीयर के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है और उसके रेडियस स्मॉल r है. अब क्या करो, आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो. ठीक है, तो इस सेंटर से जब उसको मिलाओगे, सेंटर से इस पॉइंट को जब मिलाओगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो होगी नॉर्मल टू द सरफेस. वो होगी आउटवर्ड. ओके, और इस पॉइंट पर जब आप देखोगे एरिया वेक्टर तो वो भी क्या होगा? नॉर्मल टू द सरफेस. इस सरफेस के नॉर्मल अपवर्ड होगा. कहाँ होगा? आउटवर्ड. तो जब इतना काम आप करोगे तो क्या देखने वाले हो कि यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड आने वाली है वो भी आउटवर्ड जा रही है और जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी कहाँ जा रहा? आउटवर्ड जा रहा. इस तरह से अगर इस सरफेस पे मैं कोई और दूसरा पॉइंट ले लूँ, मान लो मैं पॉइंट क्यू लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे देखूंगा तो फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड मिलेगी और इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ मिलेगा? एरिया वेक्टर भी उसी लाइन में मिलेगा. ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे कोई कट कर लूँ, मैंने P लिया, Q लिया, फिर लिया R, तो यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो फिर एरिया वेक्टर देखूंगा, यहाँ एरिया वेक्टर भी आएगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आएगा. ऐसा मैं और कट कर लूँ, यहाँ कट कर लेता हूँ, तो ये मैंने ले लिया S, तो इसको मिलाऊंगा तो क्या आएगा? ये एरिया वेक्टर भी इसी में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी. ये पॉइंट S है, इस पॉइंट पे आउटसाइड होगी. तो हमारा कंसीडरेशन इसको लेकर क्या होगा? पहले थोड़ा कंसीडरेशन लिखा देते हैं ताकि फिर प्रूविंग आपको आसान हो जाए. एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर चार्ज है Q. कितना? Q चार्ज है. तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो फाई ई आना है वो होता है Q नेट इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. जब इसको Q नॉट की वैल्यू देखोगे तो Q है यहाँ पे. जो चार्ज इनक्लोज है थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू द स्फीयर, वो कितना है? Q. तो इसका मतलब आंसर तो यही आना है. बस इसको हमें प्रूव करना है. कैसे? कुछ अपनी मैथ्स लगा करके इसको लाना. रिजल्ट हमारा यही है. तो ये समझ में आ गया, इसके अंदर चार्ज Q है तो आंसर ये आना है. तो कैसे आएगा? हमने एजम्पशन ले लिया, लेट a 3D surface sphere of radius r having center O. Let plus Q be the charge placed at point O. ओके, मैंने यहाँ पे Q चार्ज रख दिया. तो क्या देखोगे? we have to calculate how much
flux comes out from the sphere, ये मुझे निकालना है, ये चीज मुझे काउंट करनी है कि कितना फ्लक्स आ रहा है। फिर क्या निकालोगे आप, इसकी वजह से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या आने वाली है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये तो आपने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप देखो कि इस सरफेस की जितने भी पॉइंट्स हैं वो उन सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उनकी रेडियस सेम है, चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सेम होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां लिखोगे पॉइंट पी क्यू आर एस, पॉइंट पी क्यू आर एस डॉट 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 etc are at a same distance from O, that is electric field will be symmetric at every point on the 3D surface means स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। नाउ वी कंसीडर हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू पॉइंट P। नाउ कैलकुलेट हाउ मच electric flux pass through point P। यहां से देखोगे तो क्या देखोगे, P d phi E is equal to E vector dot A vector। ओके, यहां से क्या देखोगे तो यहां से इसका dA वेक्टर आ जाएगा। ये जो आने वाला है वो dA वेक्टर, क्योंकि बहुत स्मॉल एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर कितना होगा, बहुत छोटा होगा, तो मैंने लिखा E डॉट dA। यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर एरिया वेक्टर भी नॉर्मल टू द सरफेस है और जो E है वो भी रेडियली आउटवर्ड है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करते तो देखते E भी क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सिंस E वेक्टर एंड dA वेक्टर are act in a same direction, that is theta will be 0। यहाँ जो थीटा आने वाला है वो कितना आएगा, 0। जब 0 आएगा तो क्या आएगा, फ्लक्स कितना हो गया, यहाँ से फ्लक्स d phi E की वैल्यू कितनी आएगी, E dA cos 0 मतलब आ गया E dA। सिमिलरली एट पॉइंट Q वहां भी देखोगे तो क्या आएगा, d phi E की वैल्यू क्या आने वाली है, यहां देखोगे तो यहां दोनों सेम आएंगे, फिर आएगा E dA। सारा प्रोसेस यहां भी होगा, यहां भी थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, थीटा की वैल्यू यहां भी 0 आएगी, तो ऐसा रिजल्ट आएगा। एट R देखोगे आप तो क्या आएगा, एट P देख लिया, Q देख लिया, R देख लिया, एट R देखोगे तो यहां से आपको मिलने वाला है क्या, d phi E इज इक्वल टू E dA। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये जो सरफेस है 3D सरफेस, जो ये इस स्फीयर का 3D जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो छोटे छोटे सरफेसेस से मिलकर बना है। तो मैं लाइन लिख देता हूं कि 3D सरफेसेस, ये जो गॉसियन सरफेस है, 3D सरफेस स्फीयर
is made up of small areas, स्मॉल एरियाज, ऐसा लिख देता हूँ, स्मॉल एरियाज, बहुत छोटे छोटे एरियाज से मिलकर बना हुआ है एरियाज। दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू स्फीयर, क्या आएगा, तो मुझे एक का ले लेना है और इंटीग्रेट कर देंगे, या सबको आप निकालो छोटे छोटे, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सबका निकालो और सबको ऐड कर दो, या किसी एक का ले करके आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपको पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या आएगा यहां से रिजल्ट, अब आप क्या लिखोगे यहां से देखोगे फाई ई इज इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। ओके, अब देख रहे हो ई क्या है, कांस्टेंट है, यहां लिखोगे सिंस ई इज कांस्टेंट, ई इज कांस्टेंट, तो बाहर ले आओगे, तो फाई ई की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। यहां क्या लिखोगे, सिंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक स्टूडेंट आप पहुंच जाते हो। फिर देखोगे आप क्या मिलने वाला है यहाँ से कि फाई ई, अब यहाँ आप ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू क्या मिलने वाली है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द प्रूफ, ये इसका प्रूफ हो गया। इस तरह से आपने एक समझ लीजिए, इसको न्यूमेरिकल बना लीजिए और उस न्यूमेरिकल के बिहाफ पर इसको आप प्रूफ कर सकते हो। कोई 3D सरफेस लीजिए और उस 3D सरफेस के सेंटर पर स्टूडेंट क्या करोगे, आप वहां पर एक चार्ज सेंटर पर रख दीजिए प्लस क्यू, और रखने के बाद ये एज्यूम करिए कि एज्यूम क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से ये डिस्टेंसेस सारी सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी और सिमेट्रिक होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। फिर आपको देखना है यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। अब देख रहे हो दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हैं, तो आप फ्लक्स निकाल सकते हो। वो छोटा सा फ्लक्स निकालने के बाद आप पूरा फ्लक्स निकालना चाहते हो तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब स्टूडेंट बात करूंगा मैं आपसे कि इसी के साथ एक लगा हुआ पॉइंट होता है, वो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो रहा है और मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आता है। तो वो क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको उसका डेरिवेशन बता देता हूं, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो टेक्निक सिखा देता हूं। तो आप टेक्निक देख ले पहले और इसको माइंड में अपने रखें। अगर मैं यहां से ये बोलूं, यहां से स्टूडेंट मैं आपसे ये बोलूं कि अभी इसका एरिया, इसकी रेडियस आर है, अगर मैं उसको ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, और मैं अब इसकी रेडियस कितनी कर दूं, इसकी रेडियस कर दूं 2r, तो अब मुझे बताइए फ्लक्स कितना पास होगा। इफ केस फर्स्ट केस, इफ r इज डबल, if r is double, then what will be the phi, what will be the phi, ये आपको निकालना है। तो देखोगे आप ऐसा ले रहे हो तो यहां पर आपको एरिया लेना पड़ता, यहां पे ई निकालना पड़ता, यहां पे डी ए देखना पड़ता, ठीक है। यहां से फाई थीटा की वैल्यू 0 आती, यहां से फाई डी फाई की वैल्यू कितनी आती, ई डी ए आती। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इतना आ गया तो मुझे क्या चाहिए था, यहां से चाहिए था, यहां से चाहिए था क्या, यहां से चाहिए था फाई ई, तो फाई ई निकालते तो ऐसा आता ई डी ए, ई कांस्टेंट है तो बाहर आया, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए आ गया। अब देखिए जरा सा, अगर रेडियस रही होती 2r, क्या होती 2r, तो ई की वैल्यू क्या होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर। अब एरिया क्या होता, इस का सरफेस एरिया कितना होता, इसका सरफेस एरिया स्टूडेंट आप लिखते ही तो क्या लिखते हैं, क्योंकि अभी तक r था तो 4 पाई आर स्क्वायर आया। अब क्या होगा, अब r की जगह पे आपको रखना है 2 पाई
नो नो, 2r रखना है, पाई नहीं रखना। तो क्या आएगा, 4 पाई और r की जगह पे 2r स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 4r स्क्वायर इंटू 4 पाई, ये आया 4r स्क्वायर। अब देखो जरा साहब क्या मिलने वाला है यहाँ से, देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया। तो अब फिर क्या मिला, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन आपको मिल गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप इससे क्या रिजल्ट निकालोगे, एक आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप रेडियस को चाहे डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बना देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अनइफेक्टेड। नोट बन गया, क्या बन गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अनअफेक्टेड बाय शेप, अच्छा इसके शेप में चेंज कर दिया मैंने, r से 2r कर दिया, 3r कर दिया, 4r कर दिया, देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, शेप तक तो समझ में आया, अगर मैं साइज भी चेंज कर दूं तो क्या होगा, अभी तो इसका साइज चेंज किया है, सॉरी इसका साइज चेंज किया है, बाई अनअफेक्टेड बाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अनअफेक्टेड बाई साइज। यहां से साइज की बात क्लियर हो गई। अब मैं शेप समझाता हूं, जैसे आप ये मानो आपके पास एक क्यूब है, ठीक, और यहां पे एक क्यूबाइड है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, दोनों में चार्ज, यहां भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है। ओके, अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो आप देखोगे जो फाई की वैल्यू आने वाली है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। यहां से भी देखोगे तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ कहता है, आप केवल ये देखिए कि कितना चार्ज इनक्लोज है सरफेस से, और जितना इनक्लोज सरफेस से होगा उतना ही फ्लक्स उससे पास होगा। बस उसको डिवाइड कर दीजिए, चार्ज को डिवाइड कर दीजिए, टोटल चार्ज देख लीजिए सरफेस पे कितना है, उसको डिवाइड करिए आप किससे, एप्सिलॉन नॉट से, आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो साइज से फर्क नहीं पड़ रहा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अनअफेक्टेड बाय साइज एंड शेप। आप दोनों चीजें यहां ले सकते हो। शेप में क्या कर सकते हो, आप ऐसा बना लो, आप एक कोन ले लीजिए, यहां पे कहीं रख दीजिए, यहां पे कहीं चार्ज रख दीजिए, ठीक है, तभी आप देखोगे कोई चेंज नहीं होगा। आप इसका तो आप फिगर देख ही रहे हो। सिलेंडर ले लीजिए, मैंने जितनी चीजें 3D सरफेस की लिखी सारी मैंने ड्रा कर दी। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कहीं सेंटर पे इसके चार्ज रख दिया, तो ये सारे के सेंटर के हैं। यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक केस डिफरेंट आएगा, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स थ्रू कोन, तो आपको जब बात करूंगा तो यहाँ चार्ज रखूंगा, वो मैं लास्ट में, मैंने बोला है कि लास्ट में मैंने आर्टिकल ये 5 और 6 नंबर की बात करी है लास्ट में 10 मिनट में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अनअफेक्टेड बाय साइज एंड शेप। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने साइज देख लिया, शेप देख लिया, चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आपने ये देख लिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको क्या मिलने वाला है। आपने ले लिया कि मैं आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं आपको बता दूं। ओके स्टूडेंट, पहले मैं आपको दिखाता हूं। सपोज करिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक बैलून है, ठीक है, इसकी कुछ अपनी रेडियस है, बैलून की रेडियस मैंने कहा सपोज इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, मैं कंसीडर करता हूं बैलून ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, हैविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन
when its radius means radius of the balloon, when its radius is double, then what will be the flux through balloon। आपको स्टूडेंट बताना है कि इस बैलून का रेडियस अभी 10 सेंटीमीटर है और इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ओके, इसकी रेडियस मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी। अब इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो आपको आंसर देना है स्टूडेंट। तो आपने अभी देखा कि रेडियस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, शेप और साइज से कोई इफेक्ट फ्लक्स पे पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आप देख रहे हो कि phi e = होता है Q/ε0, मीन्स इट इज अनइफेक्टेड, इट इज independent of shape and size of closed surface। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। ये केवल डिपेंड करता है हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, सो phi e remains same, that is phi e will be कितना, जितना दिया है उतना ही रहेगा, 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, now we take another question. What is the net electric flux? Question number 3rd. What is net electric flux? Student, what is the net electric flux through a cube of side 1 centimeter enclosed by an electric dipole। स्टूडेंट क्वेश्चन आसान है, कह ये रहा है कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ, जो आपके पास क्यूब है, क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रहा होगा ये क्यूब, और इसकी साइड मालूम है आपको। इस क्यूब की साइड है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ओके, इस क्यूब में एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब उस इलेक्ट्रिक डायपोल को इसके अंदर रख दोगे आप, तो कह रहे हैं इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप देख रहे हो डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है। नेट चार्ज ऑन डायपोल, स्टूडेंट ये आपको मालूम होना चाहिए कि नेट चार्ज डायपोल पे कितना होता है। आई थिंक इतना तो आता ही होगा आपको, और नहीं तो फिर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना चार्ज होता है? नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे 0 होता है। अगर चार्ज 0 हो गया, अगर चार्ज सरफेस से, क्लोज सरफेस से 0 हो गया, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स? फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे? फ्लक्स phi e = होता है Q net/ε0। तो Q net की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ ε0 डिवाइड करोगे, रिजल्ट कितना आ गया? phi e = 0। तो जब भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि कोई क्यूब है, क्यूबाइड है, कोई सिलेंडर है, कोई स्फीयर है, उसके अंदर क्या रख दिया आपने? एक बैलून है, उसके अंदर आपने एक डायपोल रख दिया, तो व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आप देखोगे टोटल चार्ज कितना आ रहा है उस पर? 0 आएगा। और 0 स्टूडेंट अगर चार्ज आ जाए तो समझोगे आप कि वहां से फ्लक्स 0 पास हो रहा होगा। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number next. Suppose students you have this sphere. This is the sphere. Okay.
ये सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे ले लिया मैंने। और इसके अंदर मैंने चार्जेस दे दिए Q1 2 Q2, यहाँ मैंने दिया Q3, यहाँ लिख दिया मैंने Q4। ओके, इट इज माइनस एंड इट इज प्लस, इट इज प्लस एंड इट इज प्लस। नाउ यू फाइंड phi E through क्लोज्ड सरफेस। ओके स्टूडेंट, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो आप देखोगे कितना चार्ज सरफेस से इनक्लोज्ड है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला देखोगे phi E इज इक्वल टू Q नेट अपॉन कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट। Q नेट में कितना इनक्लोज्ड है ये, तो ये चार्ज से फ्लक्स बनेगा, इनसे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, तो क्या आएगा जाके इन दोनों को ऐड कर लीजिए 2Q2 माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। बट स्टूडेंट यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे इसके बाहर एक पॉइंट P है और मुझे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, क्या बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। जब आपसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होती है, सभी चार्जेस का वेक्टर सम होती है। ओके, तो यहाँ लिखोगे एट पॉइंट P फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इट इज द वेक्टर सम ऑफ all the charges, vector sum of, it is the vector sum of all the charges, it is the vector sum of electric field, vector sum of electric field it is the vector sum of electric field due to all the charges, ऐसा नहीं कि केवल आप इनक्लोज चार्जेस से लो, नहीं, यहाँ पे लेना होगा तो आप Q1 से भी लोगे, Q2 से भी लोगे, Q3 से भी लोगे, Q4 से लोगे, सब चार्जेस का जो वेक्टर सम आएगा वो पॉइंट P पर आप काउंट करोगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है तो केवल जो चार्जेस स्टूडेंट इनक्लोज होते हैं आप केवल उन्हीं को लेते हो। ओके, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। आपने स्टूडेंट देख लिया इस तरह से क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लेता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसा कुछ सरफेस है, ये भी एक स्फीयर टाइप है, सिमेट्रिक नहीं है, और मैंने कोई चार्ज यहां पे ले लिया आउटसाइड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड phi थ्रू क्लोज सरफेस, तो आपका आंसर तो सीधा सीधा मिल गया कि सर इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जीरो ही होगा। phi इज इक्वल टू क्या होने वाला है, phi इज इक्वल टू आप देखोगे तो यहाँ पे Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q नेट अंदर जीरो है, कोई चार्ज नहीं, एप्सिलॉन नॉट आंसर जीरो आ गया। लेकिन कोई पूछे वाई, तब आप कैसे उसको बताओगे, वो चीज आप यहाँ पर देख लो। यहां से जो फील्ड लाइंस होंगी स्टूडेंट कैसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी। तो हमने क्या बोला कि यहां पर फ्लक्स क्या होगा और यहां पे क्या फ्लक्स होगा, इसका यहां फ्लक्स देखो, इसका यहां फ्लक्स देखो। और ये चीज मैंने आपको एरिया वेक्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया है कि 3D सरफेस के केस में एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड होता है। तो यहां पर देखोगे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे ऐसे जा रही हैं। अब देखोगे यहाँ पर E और DA, यहाँ पर E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, ये DA होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ E अंदर जा रहा है और DA यहाँ क्या आ रहा, बाहर आ रहा। तो इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स बनेगा, इंटरिंग फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होता है। इंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा E DA cos 180, तो ये वैल्यू आएगी माइनस EDA। यहाँ से देखोगे तो थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है, थीटा की वैल्यू कितनी, जीरो। इस बेस पे यहाँ पे जो phi E आएगा, d phi E, वो कितना आना है,
डी फाई की वैल्यू आएगा ई डी ए कॉस 0, तो यहाँ से आएगा ई डी ए। अब देखो इनको और इनको ऐड कर लो तो रिजल्ट कितना आया 0। ऐसा ही यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मतलब थ्रू क्लोज सरफेस थ्रू दिस स्फीयर रिजल्ट कितना आने वाला स्टूडेंट 0 आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो आपको ये रिजल्ट देना पड़ेगा और आपको ये मालूम हो जाता है कि अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है सरफेस से तो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट स्टूडेंट 0 आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay student, we take next other type of question. Suppose this is the y-axis and this is the x-axis and this is the center, okay, and this is the also a sphere. It is called S1 and it is called S2. Suppose it is S1 and it is S2 and this is the origin 0, 0 and it is 2a, 0 and it is 4a, 0 and here charge is placed 2q and here charge is placed -q. You have to calculate, find phi e s1 to the phi e s2। आपको इस स्पेयर से और इस स्पेयर से रेशियो बताना है फ्लक्स का। तो क्या होगा, आप तुरंत देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है कि अगर फाई ई S1 देखना है, फाई ई S2 देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला अपनाओगे Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी आएगा Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला है S2 के लिए, ये वाला है S1 के लिए। देखिए जरा सा Q नेट की वैल्यू जरा S1 से देखिए, Q नेट यहाँ पे कितना S1 से है, S1 से देखोगे तो -q है, क्या है S1 से देखोगे तो -1। अब -1 है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा S1 से आ गया, इससे जरा देखिए, इससे देखोगे तो पूरे से क्या आएगा, पूरे में देखोगे तो ये चार्ज दोनों ऐड हो जाएंगे, 2q प्लस का है और ये माइनस का एक चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ से, Q नेट की जो वैल्यू आने वाली है वो केवल आएगी इस सरफेस के लिए देखोगे तो जो Q नेट है वो आएगा 2q माइनस q मीन्स q। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट पुट करोगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर्किल में बेटा मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। ओके suppose create y axis and it is x axis. Now you find the electric flux. Here it is 2a, 0, 3a, 0 and it is 4a, 0। यहाँ पर आपके पास 2q चार्ज और यहाँ पर q चार्ज, और ये आपके पास स्फीयर है, आपको फाइंड करना है, ये O है 0, 0। फाइंड फाई ई थ्रू क्लोज्ड स्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, आप देख रहे हो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा कि फाई ई की वैल्यू आएगी Q नेट। अब Q नेट कितना होगा, इस स्फीयर से जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना है, इससे इनक्लोज चार्ज आपके पास केवल Q है, तो यहाँ पे Q रख दोगे तो Q क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन बेटा। नाउ वी टेक व्हाट आर द कंडीशन फॉर, आई एम कमिंग ऑन दिस, व्हाट आर द कंडीशन फॉर, कंडीशंस फॉर गॉस लॉ। किस कंडीशन पर आप स्टूडेंट गॉस लॉ को अप्लाई करोगे, आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, इट इज ऑलवेज अप्लीकेबल। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। कहीं भी लगा दोगे ऐसा नहीं है, हो जाएगा, बस हो सकता है उसका सॉल्यूशन थोड़ा टफ हो,
ओके, बट ये हर जगह लग सकता है, लेकिन आप कहाँ लगाओगे उसकी कंडीशंस बहुत आसान है। ये आप वहीं इसको अप्लीकेबल आप वहीं पर करो जहां पर क्या हो, गॉसियन सरफेस। आप गॉस लॉ बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो जहां पर क्या हो, जहां पर सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिक हो। सरफेस और गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस और सरफेस शुड बी सिमेट्रिक about charge or charge distribution, charge distribution। आप इसके जब एप्लीकेशन को देखोगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन को, तो वहां इसका बहुत यूज होगा कि आप जो भी गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहे होगे वो क्या होगा, चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्रिक होना चाहिए, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक थर्ड, ई मस्ट बी सिमेट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field must be symmetric about electric field must be symmetric at every point on the Gaussian surface। okay, now last is E। जो Gaussian surface होता है, Gaussian surface must not be passed through a point charge। ये इंपॉर्टेंट है, must not be passed through a point charge। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये 5th नंबर, ये इसी पे बेस्ड होगा। ओके, नाउ वी टेक some important questions related to symmetry, how to solve its symmetry। okay students, we take question first, find phi E, find electric flux। okay, मैंने आपको दे दिया हेमी सिलेंडर, सेमी सिलेंडर, ठीक है। दूसरा मैं देता हूं हेमी स्फीयर, अच्छा हेमी स्फीयर मैंने ले लिया कुछ ऐसा, ये भी आर, और सिलेंडर मैंने कुछ ले लिया ऐसा। और मैंने चार्ज को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, यहाँ भी मैंने कोई चार्ज रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना फ्लक्स पास होगा थ्रू दिस हेमी स्फीयर। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर फाई हेमी स्फीयर, यहाँ फाइंड करना है फाई सेमी सिलेंडर। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट आपको सिमेट्री थोड़ी लगानी पड़ती है। जब आप सिमेट्री लगाते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे? जैसे इसकी देख रहे हो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मैंने दे रखी है L/2। आप इसको कंप्लीट कर लो, इस सिलेंडर को पूरा सिलेंडर बना लो। तो सिलेंडर पूरा बनाओगे तो क्या बनेगा, जाके ऐसा बनेगा। अब इस सिलेंडर की लेंथ कितनी हो गई L, अब पूरी लेंथ हो गई L। तो इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना पास होने वाला है आप समझ रहे हो कि Q चार्ज इंक्लूज्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0। यहाँ से जो आएगा फाई सिलेंडर से वो आने वाला है Q/ε0, तो वो Q/ε0 आने वाला है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट चाहिए इसके आधे से। क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल इस पार्ट से, हमको केवल इस पार्ट से चाहिए, हमको ऊपर नहीं चाहिए। तो टोटल तो आपके पास ये है, तो फाई सेमी सिलेंडर कितना हो गया, ये हो जाएगा इसका हाफ Q/ε0/2। इट मीन्स Q/2ε0। वैसे यहाँ पे भी देखोगे, जब आप यहाँ पर इसकी सिमेट्री कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ से भी फ्लक्स पास होगा। कितना, यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा फाई स्फीयर क्या होगा, जो फाई स्फीयर होता है वो तो Q/ε0 होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको इसके हाफ से चाहिए।
जब हाफ से चाहिए तो क्या आएगा, इसका हाफ कर दो, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 2। तो आप देखोगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टूडेंट है जो एनसीईआरटी में बहुत पूछा जाता है और एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में भी दिया रहता है। मैं आपको उसका फिगर बना देता हूँ ताकि आपका एक माइंडसेट हो जाए। वो रहता है एक क्यूब की साइड, क्या होता है, एक क्यूब की साइड रहती है और वहां लिखा रहता है फाइंड फाई ई। आप फाई ई फाइंड करोगे, तो फाई को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो मैंने एक साइड बना दी ये, और इस साइड से a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई चार्ज क्यों रखा है और पूछा गया है, ये क्यूब की साइड है, ये क्यूब की क्या है, एक फेस है, इट इज द फेस ऑफ क्यूब, ये क्यूब का एक फेस है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू दिस क्यूब, दिस फेस, फाई थ्रू दिस फेस ऑफ क्यूब। तो आप जानते हो, इसकी सिमेट्री कंप्लीट कर लो, क्या करो, इसकी सिमेट्री कंप्लीट कर लो। सिमेट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले आप एक क्यूब बनाओ, आप क्यूब बनाओगे तो क्या देखते हो, ऐसे बनेगा, और उस क्यूब में आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाला दिया गया था, इस नीचे वाले फेस से कितनी डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस से a/2 डिस्टेंस पे यहाँ क्यू चार्ज रखा है। तो इससे जो फ्लक्स टोटल पास होगा वो कितना पास होगा, उससे पास होने वाला फ्लक्स होगा फाई थ्रू क्यूब, वो तो पास होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फाई चाहिए वन फेस से चाहिए तो क्या होगा, वन फेस से चाहिए तो उसके पास 6 फेसेस होते हैं। अब 6 फेसेस में एक का चाहिए तो क्या करो, एक से डिवाइड कर दो आप, तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 6। तो आंसर क्या होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व होता है, जो सिमेट्री बहुत यूजफुल होती है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि आपके लिए नीट और जेई में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला फॉर कोन, फॉर्मूला फॉर फाई ई थ्रू कोन, अब कोन के केस में क्या होगा, मान लो आपके पास ऐसा कोन रखा है और यहाँ पे चार्ज रख दिया, कहाँ पर, यहाँ पे चार्ज दिया, साइड पे रख दिया। अब क्या करोगे, इस कंडीशन पे ये एंगल थीटा देखना पड़ेगा, रेडियस क्या है वो मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये मालूम हो जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है फाई थ्रू कोन इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको कोन के लिए मैंने इसका अलग से एक वीडियो बनाया है बेटा, अगर उसको भी जरूरत है तो आप देख सकते हो। ओके, फिलहाल अभी इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को आपने माइंड में रखोगे, और माइंड में रखने के साथ आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जो कि इस वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक फाइंड द फ्लक्स, find the flux through cylinder, अच्छा, मैं थ्रू सिलेंडर ले लिया और थ्रू सिलेंडर एंड फाई ई थ्रू कर्व सरफेस, दो चीज ले रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस। ओके, तो मैंने एक सिलेंडर आपको बना दिया, ये आपके पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 2r है और इसकी रेडियस है वो r है, और मैंने यहाँ कहीं चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब आपको स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर चार्ज रख दिया, सेंटर पे रेडियस दे दी। अब आपको दो चीजें चाहिए, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर चाहिए, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस चाहिए। कर्व सरफेस ये है
और पूरे सिलेंडर से चाहिए तो वो तो बहुत आसान है। फाई सिलेंडर के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, फाई सिलेंडर से निकालोगे तो फाई सिलेंडर के थ्रू निकालना होगा तो आपको बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे तो क्यू नेट में क्यू है एप्सिलॉन नॉट, तो फाई थ्रू सिलेंडर तो निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको चाहिए इस कर्व सरफेस से यहाँ से कितना पास होगा, यहाँ से कितना पास होगा। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए और यहाँ से इसको मिलाइए। आप इस तरह से 2 आइसक्रीम कट कर लीजिए, आइसक्रीम के 2 कोन कट कर लीजिए। आप देखोगे आप जो रेडियस है यहाँ से देख रहे हो, ये पूरी ये हो जाएगी r और ये r है, ये r है, ठीक है। ये r हो गई, ये r हो गई, 2 साइड सेम हो गई। ये एंगल यहाँ में 90 है तो इसके सामने का एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए। कितने हो गए, ये 90 है, 2 एंगल सेम है, 45 हो गए। तो ये एंगल आपको मिल गया कितना, 45 मिल गया। अच्छा, ये 45 मिल गया तो ये वाला भी 45 ही होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो फाई कोण का, अब वो होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है कोण का। तो आप देख रहे हो एक कोण इधर बन रहा और एक कोण इधर बन रहा, तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू वही आएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अब आप देखो यहाँ से हमको क्या चाहिए, दोनों निकाल दो तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो निकल आएगा। तो इसका मतलब हमने निकाला फाई कहाँ से चाहिए, फाई कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर में क्या आने वाला है, तो देखोगे फाई थ्रो सिलेंडर माइनस फाई थ्रो कोन, फाई थ्रो कोन। अब कोन में कितने हैं, 2 कोन, तो आप क्या करोगे, फाई पहले इसका देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस कोन कितने हैं, 2 इंटू कोन, 2 इंटू कितना आएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45। स्टूडेंट यहाँ मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 कोण है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा और क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा 1। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो चुके हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो चुका है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस 45, ये हो चुका है 1/√2, ये आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखोगे 1 माइनस 1 प्लस 1/√2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, 1 कैंसिल होंगे, क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आज के जितने भी टॉपिक थे मैंने वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें